किसी बड़ी पार्टी की कल्पना कीजिए जहां हर कोई एक दूसरे को नहीं जानता और सबने अपने नाम का एक टैग लगा रखा है। उस टैग से ही पता चलता है कि कौन कौन है। अब सोचिए आपके घर के वाईफाई नेटवर्क पर जो पार्टी चल रही है, आपका फोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी सब जुड़े हुए हैं। उस पार्टी में उनका नाम वाला टैग क्या है? आज हम उसी डिजिटल नाम टैग की कहानी में उतर रहे हैं, मैक एड्रेस। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो इस मैक एड्रेस की पूरी कहानी बताते हैं। ये है क्या? ये इतना अजीब सा 00.1a.2b जैसा क्यों दिखता है? और सबसे ज़रूरी बात, अगर हमारे पास आईपी एड्रेस है तो फिर इसकी ज़रूरत ही क्या है? तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि हमारे डिवाइसेस की असली पहचान क्या है। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। ये मैक एड्रेस, जिसका पूरा नाम मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, असल में है क्या चीज़? मैं इसे हमेशा सुनता हूँ, पर सच कहूँ तो ठीक ठीक पता नहीं कि ये करता क्या है। हाँ, ये सवाल ज़्यादातर लोगों के मन में होता है। इसे सबसे आसान तरीके से ऐसे समझें। ये आपके डिवाइस के नेटवर्क हार्डवेयर का परमानेंट सीरियल नंबर है। इसे फिजिकल एड्रेस या बर्न इन एड्रेस भी कहते हैं। बर्न इन इसलिए क्योंकि जब डिवाइस का नेटवर्क कार्ड, यानी वो हिस्सा जो उसे इंटरनेट से जोड़ता है, फैक्ट्री में बनता है, तभी निर्माता ये नंबर उसके हार्डवेयर में, उसकी मेमोरी में हमेशा के लिए डाल देता है। एक मिनट, हमेशा के लिए? मतलब ये कभी बदल नहीं सकता? ये मेरे लैपटॉप का एक तरह का डिजिटल फिंगरप्रिंट है। लगभग, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बारीकी है। ये फिंगरप्रिंट डिवाइस का नहीं, बल्कि डिवाइस के नेटवर्क कनेक्शन पॉइंट का है। आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहीं पर लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, मतलब जैसे मेरे लैपटॉप में वाईफाई भी है और मैं उसमें एक लैन केबल भी लगा सकता हूँ, तो आप कह रही हैं कि इन दोनों कनेक्शन का अपना अपना अलग मैक एड्रेस होगा? एक ही लैपटॉप के दो एड्रेस? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी NIC का अपना यूनिक मैक एड्रेस होता है। आपके लैपटॉप का वाईफाई कार्ड एक NIC है और उसका ईथरनेट पोर्ट दूसरा NIC है। इसीलिए आपके एक ही लैपटॉप के दो मैक एड्रेस हैं। अरे वाह! यही वजह है कि एक राउटर जिसमें कई सारे पोर्ट होते हैं, उसके हर पोर्ट का अपना अलग मैक एड्रेस होता है। ये OSI मॉडल के लेयर 2 यानी डेटा लिंक लेयर पर काम करता है। ये वो लेयर है जो सीधे हार्डवेयर से बात करती है, इससे पहले कि इंटरनेट की दुनिया यानी IP एड्रेस का काम शुरू हो। ठीक है, ये तो समझ आया। पर एक और चीज जो मुझे हमेशा अजीब लगती है वो है इसका नंबर 48 बिट। ये बड़ा अजीब सा नंबर है। 32 नहीं, 64 नहीं, सीधा 48 क्यों? इसके पीछे कोई खास वजह है? हाँ, और इसकी बनावट बहुत ही शानदार और व्यवस्थित है। ये 48 बिट का नंबर कोई रैंडम नंबर नहीं है। इसके दो हिस्से हैं और दोनों 24-24 बिट के हैं। दो हिस्से? कैसे? पहला 24 बिट का हिस्सा उस डिवाइस को बनाने वाली कंपनी की पहचान है। इसे ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर या OUI कहते हैं। एक ग्लोबल संस्था है IEEE जो ये OUI कोड कंपनियों को देती है। तो अगर आपके पास एप्पल का डिवाइस है तो उसके मैक एड्रेस के पहले 24 बिट से ही पता चल जाएगा कि ये एप्पल का प्रोडक्ट है। सिस्को, इंटेल, सैमसंग सबका अपना OUI कोड होता है। अच्छा, तो पहला आधा हिस्सा तो हो गया ब्रांड का नाम। लेकिन फिर एप्पल तो करोड़ों डिवाइस बनाता है, तो उन सब में फर्क कैसे पता चलता है? कहीं दो आईफोन का मैक एड्रेस एक जैसा तो नहीं हो जाता? यहीं पर दूसरा 24 बिट का हिस्सा काम आता है। ये हिस्सा उस कंपनी जैसे एप्पल के हाथ में होता है। वो हर डिवाइस के लिए एक यूनिक सीरियल नंबर बनाती है और उसे दूसरे 24 बिट्स में डाल देती है। तो एप्पल अपने OUI कोड के साथ कभी भी एक ही सीरियल नंबर दोबारा इस्तेमाल नहीं करेगा। इन दोनों हिस्सों के मिलने से ही ये पक्का हो जाता है कि दुनिया में किसी भी दो डिवाइस का मैक एड्रेस कभी एक जैसा नहीं हो सकता। ये सिस्टम कब और कैसे शुरू हुआ? क्या ये इंटरनेट की शुरुआत से ही था? इसका इतिहास 1970 के दशक में जेरोक्स कंपनी के पैलो ऑल्टो रिसर्च सेंटर यानी पार्क से जुड़ा है, जहां शुरुआती ईथरनेट तकनीक बनाई गई थी। उन्होंने ही ये 48 बिट का ढांचा तैयार किया था। और जहां तक 48 बिट चुनने की बात है, उस समय ये भविष्य को ध्यान में रखकर लिया गया एक बहुत बड़ा फैसला था। अच्छा, 48 बिट का मतलब है 2 की घात 48, जो कि लगभग 281 ट्रिलियन यूनिक एड्रेस बनते हैं। 281 ट्रिलियन? ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है। मतलब हमें अभी कई सालों तक नए मैक एड्रेस की कमी नहीं होने वाली। बिल्कुल। IEEE का अनुमान है कि ये एड्रेस स्पेस साल 2080 तक तो आराम से चलेगा। वैसे एक मजेदार बात बताऊं,
आजकल तकनीकी तौर पर इसे मैक 48 नहीं बल्कि EUI 48 कहते हैं, यानी एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर। EUI 48? हाँ, पर आम बोलचाल में सब इसे मैक एड्रेस ही कहते हैं। वाह, अब मुझे वो अजीब सा दिखने वाला एड्रेस थोड़ा समझ आने लगा है। पर यहीं पर मेरा अगला सवाल आता है। मैंने ये एड्रेस देखे हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं: 00.1A.2B.3C.4D.5E। ये नंबर और अक्षर का अजीब सा कॉम्बिनेशन क्यों? इसे सीधे सीधे नंबरों में क्यों नहीं लिखते? ये हेक्साडेसिमल क्या बला है? इसकी वजह बहुत सीधी है, इंसानों की सहूलियत। सोचिए, अगर मैं आपको 48 अंकों का एक बाइनरी नंबर दूं, यानी 0 और 1 की एक लंबी लाइन, और कहूं कि इसे पढ़कर फोन पर किसी और को बताइए, जैसे 0000000000111010। उफ, ये तो एक बुरे सपने जैसा होगा। हाँ, इसमें तो पक्का गलती होगी। मैं तो 2 मिनट में ही भूल जाऊंगा। बस इसीलिए हेक्साडेसिमल सिस्टम का इस्तेमाल होता है। ये बेस 16 का नंबर सिस्टम है। इसमें 0 से 9 तक के 10 अंक और A से F तक के 6 अक्षर होते हैं। और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि एक हेक्साडेसिमल कैरेक्टर बाइनरी के ठीक 4 बिट्स को दिखाता है। अरे वाह, तो ये बाइनरी के लिए एक तरह का शॉर्टकट है। तो अगर 48 को 4 से भाग दें तो 12 आता है। तो इसका मतलब वो 12 कैरेक्टर मिलकर पूरे 48 बिट्स की जानकारी दे देते हैं। ये तो बहुत चालाकी वाला सिस्टम है। एकदम सही। 48 अंकों की बाइनरी लाइन लिखने से कहीं ज्यादा आसान है 12 कैरेक्टर का हेक्साडेसिमल कोड लिखना। और ये हमेशा 2-2 के ग्रुप में क्यों होते हैं, जैसे 2B या 3C? क्योंकि नेटवर्किंग की दुनिया में 8 बिट का ग्रुप एक बहुत ही स्टैंडर्ड यूनिट है। इसे ऑक्टेट या बाइट कहते हैं। और जैसा कि हमने देखा, एक हेक्साडेसिमल कैरेक्टर 4 बिट का होता है, तो 2 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर मिलकर हो गए 8 बिट, यानी एक ऑक्टेट। अच्छा। तो एक मैक एड्रेस असल में 6 ऑक्टेट का एक समूह है। अच्छा, अब ये पूरी तरह समझ आ रहा है। पर एक और कंफ्यूजन है। मैंने इसे कोलन के साथ भी लिखा देखा है और हाइफन के साथ भी, कई बार तो डॉट्स के साथ भी। मैं तो हमेशा सोचता था कि कहीं मैं गलत तो नहीं कॉपी कर रहा। कैसे कोई फर्क पड़ता है? ये बहुत ही मजेदार सवाल है। आज के ज़माने में 99% मामलों में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ लिखने का अलग-अलग स्टाइल है। तकनीकी रूप से देखें तो IEEE का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हाइफन वाला है, जबकि इंटरनेट की दुनिया में काम करने वाली संस्था INETF कोलन का इस्तेमाल ज़्यादा करती है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत पुराना इतिहास छिपा है। क्या इतिहास? पुराने ज़माने में टोकन रिंग नाम की एक नेटवर्किंग टेक्निक होती थी। उसमें कोलन का एक खास मतलब था, बिट रिवर्सल। इसका मतलब था कि डेटा को तार पर भेजने से पहले हर बाइट के बिट्स का क्रम उल्टा कर दिया जाता था। आज की इथरनेट दुनिया में वो सब खत्म हो गया है, लेकिन कोलन का इस्तेमाल एक निशानी की तरह आज भी चल रहा है। अच्छा, तो अब ये बस एक पुरानी आदत है जिसका तकनीकी मतलब लगभग खो चुका है। बिल्कुल। एक मिनट, यहाँ मुझे एक उलझन हो रही है। हम हमेशा IP एड्रेस की बात करते हैं, वही हमारे इंटरनेट की पहचान है ना? उसी से पता चलता है कि हम कहाँ से इंटरनेट चला रहे हैं। तो पर इस दूसरे एड्रेस यानी मैक एड्रेस की क्या जरूरत पड़ गई? ये दोनों एक साथ कैसे काम करते हैं? ये बहुत ही जरूरी सवाल है और इसका जवाब नेटवर्किंग के काम करने के तरीके में छिपा है। इसे एक चिट्ठी के उदाहरण से समझते हैं। IP एड्रेस आपकी चिट्ठी पर लिखा घर का पूरा पता है, मकान नंबर, गली, शहर, देश। इस पते की वजह से दुनिया के किसी भी कोने से भेजी गई चिट्ठी आपके शहर के पोस्ट ऑफिस तक पहुंच जाएगी। IP एड्रेस इंटरनेट पर रास्ता दिखाने का काम करता है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक। ठीक है, IP एड्रेस चिट्ठी को शहर तक ले आया, तो फिर मैक एड्रेस क्या करता है? मैक एड्रेस उस घर के अंदर रहने वाले उस खास व्यक्ति का नाम है जिसके लिए वो चिट्ठी है। जब चिट्ठी आपके मोहल्ले के पोस्ट ऑफिस यानी आपके लोकल नेटवर्क या वाईफाई राउटर तक पहुंच जाती है, तो डाकिया यानी आपका नेटवर्क स्विच या राउटर उसे सही घर और सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए उसके नाम यानी मैक एड्रेस का इस्तेमाल करता है। मैक एड्रेस की दुनिया सिर्फ आपके लोकल नेटवर्क के अंदर तक ही सीमित है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरा लैपटॉप जब घर के वाईफाई पर होता है तो इंटरनेट पर कोई मेरा मैक एड्रेस देख ही नहीं सकता? क्या वो राउटर पे आकर रुक जाता है? बिल्कुल, आपने एकदम सही समझा। आपका मैक एड्रेस आपके लोकल नेटवर्क से बाहर कभी नहीं जाता। जब आपके लैपटॉप से कोई डेटा इंटरनेट पर जाता है, तो आपका राउटर पैकेट से आपके लैपटॉप का मैक एड्रेस हटाकर अपना मैक एड्रेस लगा देता है। पूरी दुनिया के लिए वो डेटा आपके राउटर से आ रहा है, आपके लैपटॉप से नहीं।
मैक एड्रेस सिर्फ लोकल डिलीवरी के लिए है। तो फिर लोकल नेटवर्क में ये पता कैसे चलता है कि किस आईपी एड्रेस वाले डिवाइस का कौन सा मैक एड्रेस है? इसके लिए एक प्रोटोकॉल काम करता है जिसे ARP कहते हैं, यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जब आपका कंप्यूटर आपके ही नेटवर्क के किसी प्रिंटर को कुछ भेजना चाहता है तो वो पूरे नेटवर्क में चिल्लाकर पूछता है, अरे जिसका भी आईपी एड्रेस 192.168.1.10 है वो अपना मैक एड्रेस बताओ। अच्छा, ऐसे? हाँ, और प्रिंटर ये सुनकर जवाब देता है, ये मेरा आईपी है और मेरा मैक एड्रेस ये रहा। बस एक बार ये पता चल गया तो दोनों डिवाइस सीधे एक दूसरे से मैक एड्रेस का इस्तेमाल करके बात करने लगते हैं। आपने शुरू में कहा था कि मैक एड्रेस हमेशा के लिए होता है, पर आपने लगभग शब्द का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब इसमें कोई झोल है? हमारे सोर्सेज इशारा कर रहे हैं कि इस एड्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे छुपे हुए फीचर हैं जो इसे बदलने की इजाजत देते हैं। ये तो एक जासूसी फिल्म जैसा लग रहा है। हाँ, ये मैक एड्रेस का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसके पहले ऑक्टेट में, यानी पहले 2 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स में 2 बहुत खास फ्लैग बिट्स छिपे होते हैं। ये छोटे से स्विच की तरह काम करते हैं। कैसे स्विच? पहला स्विच है IG बिट, यानी इंडिविजुअल ग्रुप बिट। अगर ये बिट 0 है तो इसका मतलब है कि ये एड्रेस सिर्फ एक डिवाइस के लिए है। इसे यूनिकास्ट कहते हैं। लेकिन अगर इस बिट को 1 कर दिया जाए तो ये एक ग्रुप एड्रेस बन जाता है। इसका मतलब है कि इस पते पर भेजा गया डेटा एक साथ कई डिवाइसेस को मिलेगा। अच्छा, मल्टीकास्ट या ब्रॉडकास्ट? हाँ, और दूसरा स्विच और भी ज्यादा मजेदार है। वो है UL बिट, यानी यूनिवर्सल लोकल बिट। अगर ये बिट 0 है तो इसका मतलब है कि ये एक यूनिवर्सल एड्रेस है, यानी वो ओरिजिनल एड्रेस जो निर्माता ने हार्डवेयर में डालकर दिया है। लेकिन अगर इस बिट को 1 पर सेट कर दिया जाए तो ये एक लोकल एड्रेस बन जाता है। लोकल का मतलब है कि इसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने या किसी सॉफ्टवेयर ने अस्थायी रूप से बदल दिया है। 1 मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि मैक एड्रेस, जिसे हम सब बर्न्ड इन या परमानेंट समझते हैं, उसकी डिजाइन में ही उसे बदलने की गुंजाइश रखी गई थी। ये कोई हैक या जुगाड़ नहीं है, ये सिस्टम का एक सोचा समझा फीचर है। वाह, तो ये कोई बग नहीं बल्कि एक फीचर है। तो जब लोग मैक स्पूफिंग की बात करते हैं तो वो असल में बस इसी बिल्ट इन स्विच का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि नेटवर्क पर अपनी पहचान छिपा सकें या किसी और डिवाइस का रूप ले सकें। जी हाँ, तकनीकी रूप से जब कोई मैक एड्रेस बदलता है तो उसे इसी UL बिट को 1 करना चाहिए ताकि नेटवर्क को पता रहे कि ये एक बदला हुआ यानी लोकल एड्रेस है। इसका इस्तेमाल कई बार गलत कामों के लिए होता है, जैसे किसी नेटवर्क की सुरक्षा को तोड़ना, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा इस्तेमाल भी है। अरे, ये तो वही बात हो गई। मैंने देखा है कि मेरे फोन की वाईफाई सेटिंग्स में एक प्राइवेट वाईफाई एड्रेस या रैंडम मैक का ऑप्शन होता है। तो क्या वो यही काम कर रहा है? हर बार एक नया नकली मैक एड्रेस बना रहा है? बिल्कुल। आजकल के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे iOS और Android आपकी प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए यही तकनीक अपनाते हैं। जब आप किसी पब्लिक वाईफाई जैसे किसी कैफे या एयरपोर्ट पर जुड़ते हैं तो आपका फ़ोन हर बार एक नया रैंडम मैक एड्रेस बना लेता है। ये एक तरह का लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस होता है। इससे उस नेटवर्क के मालिक के लिए ये ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप कितनी बार वहां आए या आप कौन हैं। ये आपकी डिजिटल प्राइवेसी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। तो कहाँ से शुरू किया था हमने? एक 48 बिट का हार्डवेयर एड्रेस जिसे बनाने वाली कंपनी और डिवाइस के सीरियल नंबर में बांटा गया है, जिसे हमारे समझने के लिए हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है और जिसके अंदर ऐसे छुपे हुए स्विच हैं जो बताते हैं कि ये एड्रेस असली है या बदला हुआ। क्या सफर रहा है। और यहीं पर एक और दिलचस्प विचार सामने आता है जो सुविधा और गोपनीयता के बीच की लड़ाई को दिखाता है। जब नया इंटरनेट प्रोटोकॉल IPv6 बनाया गया जो 128 बिट के बहुत लंबे पते इस्तेमाल करता है, तो शुरुआती आइडिया बहुत चालाकी भरा था। उन्होंने सोचा कि डिवाइस के 48 बिट मैक एड्रेस को ही गणित का इस्तेमाल करके 64 बिट की इंटरफेस ID में बदल दिया जाए। इस प्रक्रिया को EUI64 कहते थे। ये तो बहुत सुविधाजनक लगता है। डिवाइस को अपना IP एड्रेस बनाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं, वो अपने मैक से ही बना लेता। तो इसमें दिक्कत क्या थी? दिक्कत बहुत बड़ी थी और वो थी प्राइवेसी। आपका हार्डवेयर एड्रेस जो कभी नहीं बदलता अब आपके IPv6 एड्रेस का एक स्थायी हिस्सा बन गया था,
जो पूरी दुनिया में इंटरनेट पर दिखाई देता। ओहो। इसका मतलब था कि कोई भी आपके डिवाइस को ट्रैक कर सकता था, चाहे आप किसी भी नेटवर्क से जुड़ें। ये आपकी ऑनलाइन गतिविधियों को सीधे आपके फिजिकल डिवाइस से जोड़ने जैसा था। ये एक बहुत बड़ी गोपनीयता की चिंता बन गई। मतलब सुविधा के चक्कर में प्राइवेसी का बहुत बड़ा सौदा हो रहा था। बिल्कुल। इसी वजह से प्रिवेसी को ध्यान में रखते हुए अब ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम EUI 64 का इस्तेमाल करने के बजाय अस्थायी और रैंडम इंटरफेस आईडी बनाते हैं ताकि आपको ट्रैक न किया जा सके। तो सोचने वाली बात यह है, नेटवर्किंग की दुनिया में सुविधा और गोपनीयता के बीच ये तनाव हमेशा बना रहता है। जो सिस्टम किसी डिवाइस की पहचान के लिए एकदम सही है, वही सिस्टम किसी इंसान को ट्रैक करने के लिए भी एकदम सही बन जाता है। जब हम भविष्य के नेटवर्किंग स्टैंडर्ड बनाते हैं तो हम इस संतुलन को कैसे साधेंगे? हम ऐसे सिस्टम कैसे डिजाइन करेंगे जो हमारे डिवाइस को पहचान तो सकें पर हमारी निजता भी पूरी तरह सुरक्षित रहे?